हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो फिजिक्स को लेके आए हैं 12th क्लास की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और क्विकली एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है ताकि कहीं से भी कोई भी नंबर आपका छूटे ना। ठीक है, खासकर ये जो वीडियो हेल्पफुल रहेगी फॉर HP बोर्ड के बच्चों के लिए रहेगी, CBSE वालों के लिए भी रहेगी, पर जो ज़्यादातर रहेगी वो HP बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो बच्चों, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लियर? देखिए, बात शुरू करते हैं सबसे पहले अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। वी नो अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। क्लियर? जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। क्लियर? ये है एक इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी इलेक्ट्रिक चार्जेस से कुछ जुड़ी हुई बातें हम जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हल्की सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। आपने पढ़ रखा होगा कि I = Q/T रहता है। क्लियर? मीन्स की क्या? Q मीन्स टोटल चार्ज, T मीन्स की टाइम एंड I मीन्स की करंट। तो ये वाला जो Q है इसको हम कहते हैं, आपके पास में क्या रहता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। वी नो अबाउट दैट, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, आपने 10th क्लास पे पढ़ रखा है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पहली चीज़ क्या रहती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, मीन्स कि जो Q रहता है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है आपके पास में पॉजिटिव एंड सेकंड आ जाता है नेगेटिव। दो तरह के चार्जेस पाए जाते हैं हमारे पास में, एक रहता है प्लस चार्ज, एक रहता है माइनस चार्ज। जो प्लस और प्लस क्या रहता है कि लाइक चार्जेस, आपको पता होगा कि क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, कि लाइक चार्जेस आर रिपेल। क्या करेंगे बच्चों? वो रिपेल करेंगे। रिपेल मीन्स कि जब अगर हम पॉजिटिव चार्जेस रख देंगे तो यहाँ से कभी भी करंट नहीं चलेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी? रिपल्शन। क्या होगी? रिपल्शन होगी। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं प्लस और माइनस का चार्जेस कंसीडर करूं तो इस केस में क्या रहेगा, हमारी क्या रहेगी? अट्रैक्शन होगी और करंट जो है वो फ्लो करेगा। क्लियर? तो क्या चीज हमने यहाँ पे कंक्लूड करी है कि पॉजिटिव चार्जेस मीन्स कि लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक मीन्स कि वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात होगी खत्म। अब हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। अब हमें पता चल चुका है कि जो प्लस और प्लस का चार्ज रखेंगे तो रिपल्शन रहेगी और प्लस और माइनस का रखेंगे तो अट्रैक्शन रहेगी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी मटेरियल है जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा और किसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स कि आपने स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ रखी हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर आपने सॉलिड्स को डिस्कस किया हुआ है। सॉलिड में क्या रहता था कि उनमें 3 कैटेगरी रखी होती थी, फर्स्ट इज कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। तो ये ही चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है कि पहली आती है कंडक्टर, ये आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ रखा है, और सेकंड आ जाती है इंसुलेटर। मेन यही रहती हैं दो। कंडक्टर में क्या करता है कि करंट फ्लो अच्छे से करेगा, करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। क्लियर? और जो आपके पास में इंसुलेटर होगा इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। ये गलत मटेरियल है, ये ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। वो वाली चीज़ों को हम किस में डाल देते हैं? इंसुलेटर में। और जिसके अंदर करंट फ्लो करता है उसको हम किस में डाल देते हैं? कंडक्टर में। मतलब कि हमने कुछ देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत तरह के मटेरियल है, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ वाइड्स है, मतलब बहुत तरह से। तो हमें पता है कि इस चीज़ के अंदर करंट फ्लो करता है और इस चीज़ से हमें कोई करंट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो वो इंसुलेटर में आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे जो होते हैं सेमीकंडक्टर जो रहते हैं ये 50-50 काम करते हैं। 50-50 मीन्स कि थोड़े से ये इंसुलेटर की तरह होते हैं, थोड़े से ये कंडक्टर की तरह होते हैं। डिपेंड करते हैं कि आप टेम्परेचर कैसा दे रहे हो। सेमीकंडक्टर ऑल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। लेकिन अगर सिंपल से इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप यही समझ सकते हो कि थोड़े से ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और थोड़े से म्यूचुअली बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह भी और कंडक्टर की तरह भी। डिपेंड करता है कि आप उन सेमीकंडक्टर्स को कहाँ पे प्लेस कर रहे हो। चल गई बात पता? ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। वी नो अबाउट दैट कि चार्जेस दो तरह के रहते हैं, कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मटेरियल हमने डिस्कस कर लिए। अब हम थोड़े से आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज की है बच्चों प्रॉपर्टीज जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज क्या है कि कैसा उसका कैरेक्टर है। क्लियर? प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली बात ये कि जो चार्जेस होते हैं एडिटिव इन नेचर होते हैं।
ये आपके कई बार क्या रहता है कि एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट द 3 प्रॉपर्टीज अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो फर्स्ट इज कि ये एडिटिव नेचर के रहते हैं। एडिटिव नेचर मीन्स क्या कि जो भी चार्जेस होते हैं आप उनको प्लस कर सकते हो। क्लियर? जैसे कि मेरे पास में 3 चार्जेस है, 3Q1 है एंड 4Q2 है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। Q1 होएगा बस सेम होना चाहिए, तो वो तो ऐड हो ही जाएगा, ये तो आपको पता है। बट अगर Q2 होगा तो उसको लिखेंगे 3Q1 एंड 4Q2 इस तरीके से। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में 7 कूलम है, चार्ज का यूनिट क्या रहता है बच्चों? कूलम रहता है। 7 कूलम है, ये प्लस में आ गया, और एक है -4C। चलिए इसको टोटल जानिए कितने होंगे, तो वो बन जाएंगे 3C। तो इस तरीके से मैं बात कर रही थी कि ये जो रहते हैं चार्जेस आपके एडिटिव इन नेचर रहते हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, इनका हम एक अलजेब्रिक सम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे एक नंबर का न्यूमेरिकल जो है बच्चों बन जाता है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? क्वांटाइजेशन मीन्स की डिनोटेड एज ए क्यू, कैपिटल क्यू, एंड आंसर क्या में आएगा NE। NE जो है वो आपका नंबर है, नंबर जो भी रहेंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी आप नंबर पुट करोगे, एंड E जो रहती है वैल्यूज की होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि N आपके पास में नंबर आ जाएंगे, Q आपके पास में टोटल। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? देखिए एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं बोलूं कि मेरे पास में 3 चार्जेस है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो चीज़, ये जो फॉर्मूला है इस चीज़ को निकालने में हेल्प करता है। क्लियर? कई बार आपको आ जाता है कि 1C निकालिए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो आप क्या करोगे कि 1C लिखोगे, N इधर लिखोगे, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर दोगे, ये दूसरी तरफ आ जाएगा। ये ऐसे करके लिखा जाता है, फिर यहाँ पे भी कॉलम, नीचे भी कॉलम, ये एक नंबर आ गया। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर हमारे पास में आएगा जिसका कोई भी क्या होगा, यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इस नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये एक सिंपल सा आपका मैथमेटिकली नंबर होगा, 1 2 3 या पॉइंट में या फिर रेज टू पावर में किसी भी चीज़ में नंबर होगा, बट उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अगर इसी तरीके से मुझे बोला जाए कि बताइए कि 2 कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे निकालेंगे? वैसे ही करेंगे कि n को n रहने देंगे एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपकी स्टिल रहती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है ये सेम कॉन्स्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, कहीं पे भी जाके रुकती नहीं है, जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मेन फोकस आपने इस पे करना है कि Q इज इक्वल टू ±NE। ठीक है, चल गया पता? अच्छा, एक और चीज रहती है आपकी चार्ज के लिए। चार्ज का एक नेचर रहता है कि वो चाहे रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, वो इक्वल रहता है। क्लियर? चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, वो क्या रहता है आपके पास में, सेम रहता है, इक्वल रहता है। चल गई बात पता? ये 3 प्रॉपर्टीज है, लिख सकते हो आप। फर्स्ट एडिटिव इन नेचर, क्वांटाइजेशन चार्ज, एंड थर्ड क्या है, चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन हो, चार्ज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आता है हमारे पास में जो असली खेल आपका शुरू होता है, वो यहाँ से शुरू होता है, दैट इज योर कूलम फोर्स या कूलम लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? देखिए, ये रखा मैंने एक चार्ज आपका Q1 और यहाँ पे रखा मैंने Q2, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R। आपने ग्रेविटेशनल का लॉ पढ़ा है, ठीक है, उसी की तरह है। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस इज product of the 2 charges। clear? directly proportional to the product of the 2 charges। attraction और उस पे मैं कहीं और पहुंच गई थी, तो क्या समझना है आपने कि force is directly proportional to the product of the 2 charges। clear? सेकंड पे आता है क्या कि force is inversely proportional to square of the distance between them। clear? अब आप इसको कंबाइन करके लिखोगे ओवर R²। ठीक है, आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे, तो यहाँ पे बन जाएगा K Q1 Q2 ओवर R²।
ठीक है। लेकिन इस k की भी एक वैल्यू होती है जो होती है f इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 ओवर r स्क्वायर। तो इस चीज को बच्चों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती है 1/4πε0 q1 इंटू q2 ओवर r स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, इसको पूरे ढंग से लिखिएगा। देखिए मेरा काम आपको रटवाने का नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे से लिखिए और रट्टा मार लीजिए, नहीं। मुझे यह है कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको रट्टा ना मारना पड़े। आप रट्टा मारोगे तो आपको कल या परसों तक ये सब भूल जाएगा। तो रट्टे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसे समझ में आ रही है। क्लियर? चलिए ये होगी बात खत्म। अब एक चीज आपने याद रख लेनी है कि जो कूलम फोर्स की जो वैल्यू रहती है वो रहती है F 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। क्लियर? याद रख लीजिएगा इसको कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। फोर्स न्यूटन में ही रहती है तो वो न्यूटन में ही रहेगी। ठीक है, चले अब आगे समझिए। अब हमने सीख लिया कि कूलम जो फोर्स रहती है, ये क्या थी आपकी जो कूलम फोर्स थी, इसको हम कूलम्स लॉ भी कहते हैं, जो मैंने पीछे लिखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम कूलम लॉ भी कहते हैं। कूलम लॉ से हमने क्या कंडक्ट करा कि F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 q1 एंड q2 ओवर r स्क्वायर। यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी। अब हमने ये जो चीज करी है बच्चों, ये चीज हमने लिखी है इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। किस में लिखी है? मैग्नीट्यूड में। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखी है, मीन्स कि एक जो मतलब मेजरमेंट से लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर? अब हमारे पास में इसी कूलम लॉ से क्वेश्चन बन जाता है कि कूलम लॉ को आप लिखिए वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, आता है, आपने पढ़ा होगा ये। फिर ये बताइए कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो कूलम लॉ में कैसे चलता है। क्लियर? इस तरीके से आपने पढ़ भी रखा होगा। अभी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी चीज आती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म की आप इसको मतलब कि प्लेन में बताइए कि एक्स वाई जेड कैसे में आता है। क्लियर? तो ये जो थी कूलम का जो लॉ लिखा है मैंने, ये है आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म। देखिए इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सीखिएगा क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सारा कुछ आता है लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमने करना क्या है, तो प्लीज़। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड फॉर्म थी। अब चलते हैं थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म पे। वेक्टर फॉर्म कैसी रहती है बच्चों? वेक्टर फॉर्म क्या रहता है, आपने पढ़ा होगा रेफरेंस। हाँ जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करते थे। इसमें क्या रहता था कि कोई हमें डिस्टेंस नहीं दिया होता था, हम ऐसे करके उसको ज्यूम कर लेते थे, ये और ये ऐसे करके एक्सेस करके गा लेते थे। एक दो चीज़ें नाम इसमें आते थे मेन। एक आता था आपका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और दूसरा आता था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है सीखने वाली। फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए जो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। अगर मैं यहाँ पे Q1 लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने Q2 लिख दिया है, तो O से लेके Q1 का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास में पोजीशन वेक्टर होगा। जैसे कि उसको हम लिखते थे R में। क्लियर? R1 लिख लीजिए क्योंकि दो है तो R1 लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे R1 जो होगा वो हमारे पास में क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर है। देखिए कुछ बड़ी वाली बात नहीं है। देखिए जैसे हमारे पास में डिस्टेंस गिवन होता है 5 सेंटीमीटर है। अब उस 5 सेंटीमीटर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है कोई पता नहीं है, कोई भी पता नहीं है। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं विद R1 से, तो मुझे पता चल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये इस तरफ जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि एक्सिस में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे बच्चों जैसे ये दो एक्सिस में आ रहा है, एक आपका एक्स में आ रहा है, एक आपका वाई में आ रहा है। तो R1 का जो रिजल्ट रहेगा दैट इज XI प्लस YJ। अगर एक और लग जाएगा मीन्स कि 3D बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ZK लग जाएगा। दैट इज योर पोजीशन वेक्टर फॉर्म कि जिसको हम कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं X, Y और Z में। ये कोई नहीं बताएगा आपको, इसको ध्यान से सीखिएगा कि X, Y, Z।
ठीक है। अगर इसी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो हम कैसे निकालते थे, अंडर रूट करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 3D में आप पढ़ोगे भी, मैथ में जो है उसमें भी आप डिस्कस करोगे। तो आपको समझ में आया कि पोजीशन वेक्टर क्या है, क्लियर, कि जो हमें डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन से हमें पता चलेगा कि इस तरफ जा रहा है, दैट इज R1। अब देखिए दूसरा, O से लेके Q1 तक का चला जाएगा, इसको R2 ले लेंगे। अगेन ये भी क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर है। बात समझ में आ गई कि पोजीशन वेक्टर कहाँ से शुरू होता है, आपके ओरिजिन से शुरू होता है। ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस आता है वो आपका क्या रहता है, पोजीशन वेक्टर रहता है, क्लियर। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों, ये जो मैंने डिस्टेंस लिखा है Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर। अगर मुझे निकालना है क्या, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, मीन्स कि R21, तो मैं लिखूंगी इसको R2 माइनस R1, क्लियर। अगर मुझे यहाँ से निकालना है, इस तरफ से निकालना है, मीन्स कि 1 2, तो मैं लिखूंगी R1 माइनस R2। इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा, क्या लिखेंगे उसको, R1 माइनस R2, ठीक है। चलिए बात पता। अब हमने इसी फॉर्म में किसको करना है, आपके कॉलम लॉ को। देखिए कैसे करेंगे। ओके, अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं आपका, पहले समझ लीजिए। हम कॉलम्स लॉ निकाल रहे हैं, कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। चलिए अब मैंने आपको समझा दिया पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या है। तो चलिए ये मैंने ले लिया एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद 2D, एंड ये आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा। इसको ऐसे लिखते नहीं है, चलिए पर मैंने लिख दिया है, एक्स एक्सिस लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक चार्ज Q1 और एक चार्ज मेरा Q2, क्लियर, या Q1 या Q2, कहीं कोई भी आप इसमें नाम दे सकते हो, अगर आपको जैसे भी ठीक लगता है। तो इसको हम नाम दे देते, चलिए Q2 एंड Q1 दे देते, कुछ भी दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा। अब ये ओरिजिन आ गया मेरा, ठीक है। O से लेके Q1 तक का R2 मेरे पास में क्या आ गया बच्चों, पोजीशन वेक्टर, जो अभी हमने डिस्कस किया। और O से लेके Q1 तक का R1 क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। एंड Q से Q1 जो आएगा मेरे पास में, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मुझे निकालना है क्या, अगर मुझे 2 1 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, R2 माइनस R1, क्लियर। चलिए फिगर का पता। अब हम थोड़ा सा इसमें सीखेंगे कि इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स की कूलम फोर्स कैसे लगेगी, ठीक है। कूलम फोर्स कैसे लगेगी वो हम देखेंगे, F12 एंड F21। चलिए ये भी समझते हैं अब कैसे लगेगी। देखिए हमने पहले डिस्कस किया कि कूलम फोर्स होती है दो फोर्सेस के बीच का जो प्रोडक्ट है, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो भी रहेगा उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले हमारे पास में तो दो तरह की फोर्सेस लग रही है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो Q1 चार्ज है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, और जो Q2 चार्ज है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों की तरफ से फोर्स लग रही है। अगर मैं लिखूंगी यहाँ पे कि F12 का क्या मीनिंग है कि फोर्स किस पे लग रही है, फोर्स एक्ट ऑन टू Q2, ठीक है। फोर्स एक्ट ऑन किस पे, 1 पे, ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। Q2 किस पे फोर्स लगा रहा है, चार्ज 1 पे। और अगर मैं लिखूंगी कि F21 है तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स एक्ट ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि F12 का क्या मीनिंग है कि फोर्स आपका 1 पे लग रहा है बिकॉज ऑफ 2, एंड 21 का क्या मीनिंग है कि 2 पे लग रहा है बिकॉज ऑफ Q1, ठीक है। ये होगी बात खत्म। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर। देखिए पहले तो एक चीज़ को आप समझिए यहाँ पे कि आप इस चीज़ को कैसे लिखोगे। हमने अभी देखा कि फ्रॉम द फिगर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर मुझे क्या क्या मिला है पहले हम उसको लिख लेते हैं। मुझे ये मिला है कि O से Q2 का जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर दैट इज योर R2 है, एंड O से लेके Q1 तक का जो है वो है R1 है, ठीक है। अब हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मीन्स कि Q1 से लेके Q2 तक का, तो जब हम लिखेंगे कि R21 होगा बच्चों तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखिएगा यहाँ पे वो बनेगा R2 माइनस R1,
क्लियर। और यहाँ पे आएगा R12, मतलब अब क्या, अब आएगा यहाँ पे R1 माइनस R2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेम करके लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं। चलिए R2 को मैं आगे ले लेती हूँ और R1 को प्लस में पीछे ले लिया मैंने, इसके आगे साइन है प्लस का, क्लियर, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर ये आएगा R1। अब देखिए R2 R1 किसके इक्वल है, R21 के, तो यहाँ पे लिखेंगे R12 एंड इज इक्वल टू माइनस R21। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। अब यही हमारा उसमें चल पड़ेगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी आ जाएगा और वेक्टर फॉर्म दोनों इसमें बन जाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, F12 लिखते हैं। F12 क्या बताई थी मैंने कि फोर्स एक्ट ऑन 1 ड्यू टू 2, तो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। Q1 एंड Q2, फर्क कहाँ पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे पड़ेगा। 1 2 का स्क्वायर ही करते हैं, हाँ जी, वेक्टर फॉर्म नहीं आती इसमें, स्क्वायर ही आती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएगा R12 यूनिट वेक्टर। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि यूनिट साथ साथ में क्यों लिखते हैं। इसका बच्चों रिजल्ट रहता है, जो यूनिट वेक्टर का रिजल्ट होता है वो ये होता है कि ऊपर आपका वेक्टर आ जाता है, नीचे मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो ये इसका ही रिजल्ट होता है, ये वेक्टर का रिजल्ट होता है ये, ठीक है। अब हम जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये ऐसे करके लिखा जाता है, क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है यूनिट वेक्टर, तब आप उसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपका हो गया हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे F21, ठीक है, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 एंड R21 का स्क्वायर एंड R21, क्लियर। अब हमने देखा ऊपर रिजल्ट कि दोनों क्या है, सेम है, चाहे आप इसको पुट करें चाहे किसी को भी पुट करें, तो वो रिजल्ट हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे चल के इसको मैं इरेज कर लूँ, है ना, इरेज कर लेते हैं। देखिए इरेज करने के बाद में मेरे पास में जो रिजल्ट आया है कि F12 मैं क्या करूँगी, चाहे आप 1 2 पे वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे आप 2 1 पे कर लीजिए, आपकी इच्छा है तो इसी पे कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन जाएगा -21, क्या लिख देंगे, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर Q2 एंड R21 की जगह पे माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आगे लिख देती हूँ उसका, ठीक है। माइनस आगे लिख दिया तो ये बन जाएगा R21 का स्क्वायर इंटू R21 के ऊपर कैप, मीन्स की यूनिट वेक्टर। अब ये किसके बराबर है बच्चों, F21 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, हैंस प्रूव कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम जो फोर्स होती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी बताती है, और ये जो रहती है चीज़, ये जो हमने लिखी है, ये उसकी एक वेक्टर फॉर्म है। बात समझ में आ गई, सिंपल सा है ये, इतना इसमें मुश्किल नहीं, मुश्किल तो अभी आगे आना है, तो प्लीज़, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास में आता है, अब हमने कूलम फोर्सेस वगैरह का सब देख लिया है, तो अब हम बच्चों नेक्स्ट करेंगे आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है, जैसे हमने पीछे किया था कि एक ही हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाली थी, जैसे एक की दूसरे की वजह से, दूसरे की एक की वजह से, तो सेम इसमें भी हम करेंगे। जैसे इसको मैंने Q1 ले लिया है, यहाँ पे मैंने Q ले लिया है, ठीक है। ये Q आप 2 ले सकते हो, Q3 ले सकते हो, Q4 ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो अप टू n तक, क्लियर। अब आपने लिखना क्या है, यहाँ इसके अंदर लेट कंसीडर पहले आप लिख सकते हो। देखिए जो भी ऊपर राइटिंग लिखी जाती है, जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अगर आपको फिगर की पूरी नॉलेज है तो जैसे आप कंस्ट्रक्शन लिखते थे वैसे आपको लिखनी है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि क्या लिया हमने, Q1 Q2 एंड Q3 क्या है, चार्जेस है, बहुत से अप टू n तक है नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है कि पहले मैं फोर्स निकालूंगी Q एंड Q1 की, फिर मैं निकालूंगी Q2 की, फिर निकालूंगी Q3 की, फिर करते करते n तक जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे, वो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। जैसे कि क्या, F इज इक्वल टू टोटल फोर्सेस, पहले आ जाएगा आपका 1 2 and 3
यहाँ तक चला गया n, ठीक है। यहाँ पे आप q भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने कोई नंबर नहीं डाला है, तो आप यहाँ पे q लिख सकते हो। मैंने वही कहा है कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए FQ1 का मीनिंग क्या रहता था बच्चों, 1 2 का मीनिंग क्या रहता था, 2 1 का मीनिंग क्या रहता था, वही चलेगा। क्या चलेगा कि फोर्स एक्ट ऑन Q ड्यू टू Q1, ठीक है। तो कूलम फोर्स क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू द कूलम फोर्स, देन वी नो अबाउट दैट कूलम फोर्स क्या रहेगी Q1 पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q1 ओवर आर स्क्वायर। आप डायरेक्ट आर स्क्वायर भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट आर स्क्वायर भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमें ये नहीं बताया गया होगा कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए या फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखिए। आप हमें पता है कि टू डिस्टेंस के बीच में क्या रहता है, अगर आपको समझ है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे आ जाएगा हमारे पास में, देखिए एक सेकेंड, ये इसको ले लेंगे R1 R3, ये आएगा R, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे R4 और ये R2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, R1 भी लिख सकते हैं। अगर मैंने कोई नंबरिंग नहीं करी है तो आप नंबर भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई। अगर आपको नंबरिंग करनी है तो आप नंबरिंग करके भी लिख सकते हो, अगर नंबरिंग नहीं करनी है तब भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपको याद रहेगा कि किसकी फोर्स है, ये R1 लिख देना आपने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने Q का लिखा नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R-R1 भी लिख सकते हो, R-R1 भी लिख सकते हो। तो R1 का स्क्वायर भी आप इसमें लिख सकते हो, क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखें FQ2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब क्या हो रहा है फिर से, अब हमारी फिर से Q पे फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ Q2, तो हमारे पास में आएगा Q एंड Q2 ओवर R2 का स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हो, अगर आपको नहीं वो लग रहा है तो R2 लिख सकते हो, क्लियर। अब हम चलेंगे आगे, FQ3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 एंड ओवर R3 का 3 स्क्वायर, क्लियर। अब क्या करना है, करते करते हम चले जाएंगे और यहाँ पे पहुँच जाएंगे N पे। इसका क्या मीनिंग है Qn का, कि अब आप फिर से Q पे फोर्स लग रहे हो, फोर्स एक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। तो रिजल्ट में क्या रहेगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Qn एंड ओवर Rn का स्क्वायर। बस अब क्या करना, सबको ऐड करना, कर दीजिए ऐड। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे 1 नहीं आएगा, Q2 मैं रेज ही कर देती हूँ, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा Q2 R2 का स्क्वायर प्लस करते करते हम पहुँच जाएंगे कहाँ पे, N पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QRn एंड ओवर Rn का स्क्वायर। तो इसमें से जो कॉमन है वो हम बाहर ले लेंगे। कॉमन क्या आ रही है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q आ रहा है, और अंदर आपके पास में क्या बच रहा है, Q1 R1 का स्क्वायर, Q2 R2 का स्क्वायर, करते करते Qn एंड Rn का स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको ये पता करना है कि कौन सी फोर्स किसके ऊपर लग रही है। मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि F12 का मीनिंग होता है कि फोर्स कहाँ से लग रही है, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q1 एंड ड्यू टू Q2, ठीक है, कि आप एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं दूसरी के चार्ज की वजह से, ठीक है जी। चलिए आगे अब थोड़ा सा क्लियर, आगे यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अब हमने सीख लिया बच्चों कि चार्ज क्या होता है, उसके टाइप कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, और हम कूलम फोर्स को कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में लिखते हैं। अब हम चलते हैं कि एक चार्ज काम कैसे करती है, ठीक है। आपका टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर एक सिंपल सी चीज़ है समझने वाली, अगर वो समझ में आपको आ गई, समझिए सारा का सारा जो है किस्सा खत्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं और फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं।
इंटेंसिटी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, बाकी तो ठीक ही होगा, ठीक है, इंटेंसिटी देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं बच्चों, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको? फील्ड और इंटेंसिटी से कंफ्यूज मत रहना कि यार यहाँ पे तो फील्ड है, कहीं पे इंटेंसिटी है, एक ही चीज़ है। फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, देखिए आपके घरों में क्या रहता है कि बड़े से एक मीटर लगे होते हैं, मीटर के ऊपर उन्होंने एक जैसे बनाई होती है शक्ल के और क्रॉस का निशान लगाया होता है कि आप इससे दूर रहिए, यहाँ पे क्या है, खतरा है, ठीक है। मतलब कि वो फील्ड हमें बता रहा है कि इतने इतने एरिया में क्या है, आपका करंट फैल सकता है, आपको करंट लग सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वही मीनिंग है कि हमें फील्ड का पता चलेगा कि कितनी जगह पे जो है वो चार्जेस, रुके हुए चार्जेस हैं। इसमें क्या रहता है, एक दो चार्जेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला रहता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज को हम कुछ भी कह सकते हैं, कैपिटल क्यू भी कहते हैं। सोर्स चार्ज मीन्स कि जो पहले से जिसके पास में क्या चार्जेस है, जो पहले से क्या है, चार्ज है, ठीक है, जो मतलब जहां से करंट हमारा निकल रहा है, दैट इज योर सोर्स। क्लियर? सोर्स चार्ज क्या करेगा, अब इसके पास करंट है, ठीक है, इसने ये फील्ड बनाई, इतने इतना इसकी क्या है, कैपेसिटी है कि इतने इतने एरिया तक इसका करंट जो है वो, चार्जेस जो है वो फैले हुए हैं। क्लियर? इतने इतने एरिया में इसके चार्जेस फैले हुए। अब इस फील्ड के अंदर मैं कोई एक अनदर चार्ज यहाँ पे रख दूंगी, दैट इज योर क्यू। क्यू, ये जो क्यू होगा बच्चों, ये आपका क्या रहेगा, टेस्ट चार्ज रहेगा। क्लियर? अब मैंने क्या किया कि एक सोर्स चार्ज की फील्ड के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को रख दिया, मतलब एक चार्ज को रख दिया जिसका नाम टेस्ट चार्ज है। अब क्या करेगा, ये जो टेस्ट चार्ज है इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, मतलब कि इससे थोड़ा सा करंट लेगा। अब इससे करंट लेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, करंट, एक फील्ड बनाएगा जो कि आगे बढ़ेगी। अब ये क्या बन गया, एज ए सोर्स चार्ज बन गया, एज ए सोर्स चार्ज बन जाएगा। कब बन जाएगा, जब हम इसकी भी फील्ड पे कोई अनदर चार्ज प्लेस कर देंगे, क्यू, ठीक है। तो मेन चीज क्या है समझनी है कि सोर्स चार्ज क्या है कि एक फील्ड बनाता है, फील्ड के अंदर मैंने जैसे कोई चार्ज को रख दिया तो वो आगे और फील्ड बनाएगा, फिर ये फील्ड बन चुकी है, अब फील्ड, इस चार्ज की फील्ड में मैंने एक और कोई चार्ज रख दिया है, अब ये भी क्या करेगा, आगे और फील्ड बनाएगा, और फील्ड बन जाएगी, और फील्ड बन जाएगी तो हम एक और चार्ज रख देंगे। अब जब एक और चार्ज रख देंगे तो पिछला वाला चार्ज क्या हो जाएगा, एज ए सोर्स चार्ज हो जाएगा, अगला चार्ज टेस्ट चार्ज हो जाएगा, पिछला एज ए सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, यही प्रोसीजर जो है चलता चलेगा और हमारा जो है फील्ड वो बनती चलेगी। क्लियर? अब फील्ड इंटेंसिटी का क्या मीनिंग है, जैसे कि मैं अगर इंटेंसिटी का आपको समझाने में बात करूं, कैपेसिटी आप समझ सकते हो, ठीक है, कि जैसे मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक ही बाल्टी उठा सकती हूँ, किसी की कैपेसिटी कि वो 4 बाल्टियाँ उठा सकता है। तो जैसे इससे चार्ज की इंटेंसिटी है कि वो इतना इतना ही फील्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं वो बना सकता। कई चार्जेस होंगे जो बहुत ही ज़्यादा फील्ड बना सकते हैं, मीन्स कि वो यहाँ तक होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कैसा है, आपका सोर्स कैसा है। तो अगर आपको क्लियर हो गया हो कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या रहता है तो हम आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चों तो अगली एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल टिप्स भी आएगी, कोई भी इसमें रटने वाली कोई बात नहीं रहेगी, ठीक है। सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में क्या रहती है बच्चों, कूलम फोर्स बाय टेस्ट चार्ज क्या रहती है, याद रखिएगा, कूलम फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, मतलब जो दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके अपनी फील्ड बना रहा के। क्लियर? ये समझ सकते हैं हम। अब इसी चीज को अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन कि E इंटू क्यू एंड इज इक्वल टू एफ, याद रखिएगा इस चीज को, E इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ। ई क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। Q क्या है आपके पास में, चार्जेस है। F क्या है आपके पास में, कूलम फोर्सेस है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं इसको, कूलम फोर्स है या चार्ज और आपका इलेक्ट्रिक। तो इस रिलेशन को बच्चों याद रखिएगा, इसी रिलेशन से ही आपका बहुत कुछ मतलब कि निकल जाएगा, जो भी आगे आप एक्सप्रेशंस करोगे तो ये वाली जो चीज़ रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। बात समझ में आ गई तो अब हम आगे
चलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए हमने समझ लिया उसका रूल कि E इज इक्वल टू F बाय टेस्ट चार्ज। हमारे पास में कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है, कुछ बेसिक सी चीज़ें हम बताते हैं उसको। देखिए, जो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज रहता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन कैसी होती है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो ये जो चार्जेस होती है बाहर की तरफ जाते हैं, ये बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ को जाएंगे। और वही हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो गेन करते हैं ना, पढ़ा होगा आपने, लूज करता है और एक गेन करता है। तो वही चीज़ है कि नेगेटिव चार्ज होगा तो वो अंदर की तरफ उसका एरो लगेगा और पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये होगी एक बात। एक और चीज़ आती है कि आपको लिखा जाता है कि डायग्राम ड्रॉ करिए कि व्हेन Q इज बड़ा है 0 से, ग्रेटर देन 0 एंड Q लेस देन 0। तो ये आपको फिगर बनाने हैं, बस सिंपल सी चीज़ है ये। एक नंबर आराम से आपका निकल आएगा कि अगर Q आपका ग्रेटर 0 होगा देन आपने इस तरीके से फिगर बनाना है, और लेस देन 0 मीन्स कि नेगेटिव होगा तो आपने इस तरीके से इसका फिगर बताना है, ठीक है बच्चों। इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कि जो ये एरोज है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर मैं यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी ले लेती हूँ, जैसे ये ले ली मैंने, और इसके अंदर ये जो लाइंस लगी हैं ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। क्या कहते हैं इनको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब किसी भी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोटेड एज ए फाई। बात समझ में आई। पहले हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव चार्ज और ये जो एरोज हैं ये हमारी लाइंस बता रहे हैं कि इस तरीके से आपकी जो लाइंस है वो बनती हैं, और अगर हम इसको टोटल काउंट करें कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं तो वो हमारे पास में क्या निकल के आता है, फाई, और जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोटेड एज ए फाई। जिधर भी फाई होगा उसको आपने क्या रखना है याद, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिस थ्रू एनी बॉडी। क्लियर, चले बात आगे चलिए। अब यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। समझ लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी हमने बात करी है, जिसको हम फाई कहते हैं, और इसका रिलेशन किसके बराबर रहता है बच्चों, इंटेंसिटी इनटू एस। अभी मैं बताती हूँ ये क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि ये मैंने सोर्स चार्ज लिया, इसकी इंटेंसिटी इतनी है कि ये इससे आगे नहीं जा सकता, ये इससे आगे नहीं जा सकता है, ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकता है। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि आपका यहाँ पे अगर मैंने चार्ज रख दिया तो वो आगे की तरफ ही उसकी डायरेक्शन होगी, पीछे की तरफ भी होगी। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का एरिया कैसा है, आपकी बॉडी का एरिया कैसा है, कि वो कितना शेप में, कितनी शेप में है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी, मैंने कोई सर्कल ले लिया है, ठीक है, और सर्कल के अंदर मैंने चार्जेस प्लेस करती हैं। अब इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ सारी जगह पे होगी, ऑल डिपेंड ऑन। अब ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ गई है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ गई है। अब इसने कितना एरिया कवर किया है तभी हमें पता चलेगा ना कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। अब देखिए, मैं बात करूं, अगर सिंपल सी एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैंने ये कोई भी बॉडी ले ली है, कोई भी बॉडी ले ली, मैंने रिजिड बॉडी ले ली है। अब इसमें नंबर ऑफ लाइंस जा रही है, ये तो मैं कुछ लगा रही हूँ, ये तो मैं कुछ लगा रही हूँ। अब मुझे थोड़ी ना पता कि इसके अंदर टोटल कितनी है, ये तो मैं ऐसे लगा रही हूँ एस्टीमेट से, जरूरी तो ना कितनी होगी। वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपकी शेप कैसी है, आपकी शेप ने कितना एरिया कवर कर रखा है, आपकी बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, उसका सरफेस एरिया कितना है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, इंटेंसिटी इंटू एस। एस मीन्स की एरिया ऑफ द बॉडी, E मीन्स की टोटल फील्ड लाइंस, फील्ड इंटेंसिटी, एंड फाई मीन्स की टोटल नंबर ऑफ लाइंस। बात समझ में आ गई। रिजल्ट याद रखिएगा कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। चलें आगे, चलिए
बच्चों इसमें एक और चीज़ आपकी आती है, देखिए कई बार तो क्या रहता है कि हमको शेप गिवन होती है, ठीक है, कि ये ऐसी करके शेप है, तो हमें उसका सरफेस एरिया का रूल भी पता होता है, सर्कमफ्रेंस भी पता होता है, सब कुछ पता होता है। जैसे हम सर्कल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे, देन उसका टोटल नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस हम निकाल लेते हैं, वो हमारा गॉसेस थ्योरम में आगे आएगा जब हम स्फीयर का करेंगे। तो अभी हमारे पास में क्या है, यहाँ पे देखिए सर्कल में तो करेगा नहीं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ लेते हैं हम डेल फाई ई इंटू एंड डेल एस। डेल एस का क्या मीनिंग है बच्चों, कि एक पूरे मतलब शेप का हम एक स्मॉलेस्ट पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। लिमिट्स कैसी हैं उसकी, फिर उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि डेल एस क्या होता है, तो ये हमने क्या लिया होता है, स्मॉलेस्ट एरिया को कंसीडर किया होता है, स्मॉलेस्ट एरिया होता है ये, क्लियर। और ये डेल फाई जो होगा तो ये उसी स्मॉलेस्ट एरिया का स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्लियर बात। चलें आगे अब थोड़ा सा देखिए नेक्स्ट क्या टॉपिक हमारे पास में। अच्छा एक और चीज़ हमने बात नहीं करी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहती हैं बच्चों, आपकी यूनिफॉर्म भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होती हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, जैसे कोई ऐसे चले गई, कोई ऐसे चली गई, कोई ऐसे गई, कोई ऐसे गई, मतलब कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट वन पॉइंट ईच अदर, क्लियर। बट इन द केस ऑफ द पैरेलल, ठीक है, मतलब कि जिनके बीच का जो डिस्टेंस है बराबर है, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर बात। और जिनके बीच का डिस्टेंस बराबर नहीं रहता है, जो इस तरीके से होती हैं, वो क्या रहती है, नॉन यूनिफॉर्म। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस वहाँ पे आ जाएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, तो आपने इस तरीके से करें, जैसी मर्जी या अंदर शेप हो, बस डिस्टेंस आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो ये वाला अगर हम बात करें तो ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि सारे के सारे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बराबर नहीं, ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का। ये भी एक नंबर का आपका बन जाएगा आराम से, अगर पूछा जाएगा तो। बोर्ड का एग्जाम है, कुछ नहीं कह सकते कि क्या पूछा जाएगा, तो सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। समझ आ गई, यूनिफॉर्म लाइन्स, नॉन यूनिफॉर्म लाइन्स, क्लियर। चलिए आगे, चलिए अब आते हैं हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। पता होगा आपको, डाइपोल से रिलेटेड बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसके अंदर एक डाइपोल प्लेस्ड है, पक्का है कि एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको भी पता होगा, बनता ही बनता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से समझते हैं कि क्या रहता है ये। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स कि दो पोल, ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। एंड इलेक्ट्रिक क्या मीन्स कि वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, ठीक है। ये रहता है हमारे पास में दो पोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, 2L। क्या कहते हैं हम उसको, 2L, क्लियर। एक हमारे पास में चीज़ आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो रहता है चार्ज इनटू 2L के बराबर, क्लियर। मुझे भूल गया है कि इसको डिनोट किससे करते हैं, आई थिंक P से करते हैं, P से ही करते हैं। तो एन P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है, कि बीच का जो डिस्टेंस है 2L एंड चार्जेस एंड P, इट्स नॉन एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर आपको डेफिनेशन इसका लिखना है तो आप क्या लिखोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स विच इज 2L, क्लियर, ठीक है। समझ गए बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल चल गया पता कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इस तरीके के पोल होते हैं और जो कि सेपरेटेड होते हैं विद द डिस्टेंस 2L के साथ में, क्लियर बच्चों। चलें आगे क्वेश्चंस देखते हैं अब कैसे इसके बनते हैं आपके पेपर में, उसको भी हम अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, हमें क्या निकालना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, ऑन एक्सिस पे निकालनी है, ठीक है, ऑन एक्सिस पे। मैं समझाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अब क्या है, आपके पास में डाइपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करिए मैंने, ये मैंने ले लिया डाइपोल आपका +Q और ये ले लिया मैंने -Q, क्लियर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप 2L ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, जो भी अच्छा लगता है। यहाँ से ये बन जाएगा L में इसको सेपरेट कर दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना,
ठीक है, कर दिए सेपरेट एल एल में। अब क्या करेंगे, हमें ये बोल रखा है कि इस टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके अंदर जो पॉइंट है एक्सिस के अंदर प्लेस्ड है, मीन्स कि जो पॉइंट हम प्लेस्ड करेंगे इसी के एक्सिस पे प्लेस्ड करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, अगर ये आप सीधी स्ट्रेट लाइन लोगे तो वाई एक्सिस पे बनाएंगे। तो हम जो पॉइंट कंसीडर करेंगे वो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं पी। क्लियर, पॉइंट एक कंसीडर कर लिया बाहर हमने पी। मैं समझाती हूँ इसका मीनिंग क्या है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा बच्चों हमारे पास में आर। ठीक है, अब सारी की सारी स्टोरी वही है जो आपने पहले पढ़ रखी है। एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, और हमें ये बोल रखा है कि यहाँ पे हमने एक यूनिट चार्ज प्लेस कर रखा है। आप इस आर्टिकल का जो नाम है अपनी बुक से ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेम यही चीज़ है जो मैं बता रही हूँ आपको। क्लियर बच्चों, देखिए अब हम बात को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखी थी, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स रहती थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगती थी बिटवीन द टू चार्जेस आती थी और प्रोडक्ट आता था उन दोनों का, ऐसे करके हम उसको लिखते थे। यही था हमारा जो कूलम फोर्स था। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर ऐसे अप्लाई करेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव का चार्ज है, मीन्स कि पॉजिटिव क्यू है, वो हमारा क्या करेगा, 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर यूनिट चार्ज के ऊपर, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यूनिट चार्ज के ऊपर। तो अलग अलग से हम उसकी फील्ड निकालेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे एफ निकालेंगे। पहले हम एक ही मैं एफ निकाल के बताऊंगी, बाकी आप समझ जाइएगा। एफ पॉजिटिव निकाल रहे हैं। एफ पॉजिटिव का क्या मीनिंग है कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। क्या ले लिया हमने, एक यूनिट चार्ज कंसीडर कर लिया है, यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, देखिए मैं फिर से आपको पूरा बताती हूँ बात हो क्या रही है। बात ऐसी है कि हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि एक डाइपोल ले लिया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। यहाँ पे मैंने कोई चार्ज प्लेस कर लिया जिसका नाम है यूनिट चार्ज है। ठीक है, यूनिट चार्ज की जो वैल्यू रहती है बच्चों, यूनिट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा 1, यानी कि 1C ले लिया मैंने, यहाँ पे 1C ले लिया आपके डाइपोल पे। क्लियर, अब जब इसने 1C लिया, जैसे मैंने सोर्स की बात करी थी कि सोर्स चार्ज के ऊपर, जैसे मैंने सोर्स के ऊपर बात करी थी कि एक सोर्स चार्ज होता है, उसके अंदर हम जब कोई चार्ज को प्लेस करते हैं वो आगे फील्ड बनाता है, आगे फील्ड बनाता है, तो ये भी फील्ड को बनाएगा, ये भी फील्ड को बनाएगा। लेकिन ये जो फील्ड को बना रहा है ये इसी की एक्सिस के ऊपर बना रहा है, जो कि P तक बनी है, यहाँ तक बनी। बात समझ में आई। अब क्या होगा कि यहाँ से लेकर, मतलब कि इसकी कैपेसिटी यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो R होगा। मैं इसके अनदर जो चार्ज हम टेस्ट चार्ज रखेंगे यहाँ पे रखेंगे ताकि वो आगे फील्ड को बढ़ाए। ये मैं कहना चाह रही थी, मुझे अच्छे से बताने नहीं आ रहा था, तभी मैंने दोबारा से ये फिगर बनाया है कि यहाँ से क्या करेंगे, वो फिर से आगे बढ़ाएगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो R रहेगा। ठीक है, अब ये जो यूनिट चार्ज है ये फील्ड आपकी कैसे बना रहा है, ये 2 चार्जेस की वजह से बना रहा है। एक वो प्लस क्यू की वजह से बना रहा है, एक वो माइनस क्यू की वजह से बना रहा है। ठीक है, किस किस की वजह से, एक प्लस क्यू की वजह से बना रहा है, एक माइनस क्यू की वजह से बना रहा है। जब हम प्लस क्यू का निकालेंगे तब हम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तब हम क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और जब हम आपका माइनस क्यू से बनाएंगे तब हम माइनस क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस लेंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। ठीक है, चलिए अब आगे एक्सप्रेशन को आगे मूव करें। चलिए देखिए, तो एफ पॉजिटिव का मैंने आपको मीनिंग समझा दिया कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अंदर जो टेस्ट चार्ज है वो कौन सा है बच्चों, बताएंगे मुझे। इसके अंदर टेस्ट चार्ज कौन सा है, यूनिट चार्ज, क्योंकि ये जो है ये क्या है, सोर्स चार्ज है। अच्छा, वी नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू एफ बाय टेस्ट चार्ज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कूलम फोर्स क्या रहती थी, कूलम फोर्स रहती थी हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज बिकॉज ऑफ द टेस्ट चार्ज विच इज 1, ध्यान रखिएगा, विच इज 1, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, किस किस के बीच में, इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हो, पॉजिटिव क्यू और क्यू के बीच में क्या आ जाएगा, r माइनस एल, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा ये पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? क्लियर, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज जो कि था 1 था, 1 से 1 तो होगा, कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये किसका निकाला हमने, पॉजिटिव इंटेंसिटी निकाली। अब हम किसकी निकालेंगे, नेगेटिव की, नेगेटिव की। अब नेगेटिव से निकालनी है तो मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का देखेंगे हम, डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखेंगे, जो कि हो जाएगा R प्लस एल। क्लियर? नेगेटिव पे फिर से वही रहेगा, सारा रिजल्ट सेम वही रहेगा। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? R प्लस एल का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगर आपको बाई चांस इस आर्टिकल में फिर से कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो बच्चों, मैं ज़रूर इसको दोबारा से भी एक्सप्लेन करवा दूंगी। ऐसी कोई परेशानी नहीं कि मैं दोबारा नहीं पढ़ा सकती। तो अगर आपको दिक्कत कोई कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, आप मेरे से कमेंट करके उसको बोल सकते हो। क्लियर? अब हमें क्या निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देन E इज इक्वल टू E पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस E नेगेटिव चार्ज। ऐड कर दीजिए दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे करते हैं ऐड, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ऐड करेंगे दोनों को तो हमारे पास में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस एल का होल स्क्वायर एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना, जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए। ये अगर करना है तब भी ठीक है, नहीं करना है तब भी ठीक है। ये तो अब आता ही है बच्चों को कि कैसे इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, दोनों का एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व निकाल करना है। तो बट मेन जो चीज़ थी वो आपको यही समझनी थी कि ये कैसे हम डिस्टेंस को लिखते हैं। क्लियर? ठीक है, समझा दूँ आगे भी? चलिए कर ही देते हैं आगे, नहीं तो आप कहोगे कि आधा टॉपिक कराया है, आधा हमें करवाया ही नहीं है। देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है बच्चा। अब E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर, दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले सकते हो आप, क्या आएगा एलसीएम, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का, ऐसे करके आएगा, आई थिंक ऐसे ही आएगा। बाकी इसको सिंप्लीफाई करना आगे आपने, बस 20 के 20 के, बस आगे देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। बाकी यहीं तक ही हम इसको देखते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी है कि कम से कम टाइम पे आपको एक जल्दी से रिवीजन करा दूँ, आपको अच्छे से पता कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पेपर में बनते हैं फिजिक्स के। कल जो हम लेके आएंगे वो इक्वेटोरियल का करेंगे आपका, कि उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके बहुत ही काम की रहेंगी, रिवीजन वाली ही रहेंगी, क्योंकि अभी रिवीजन का ही टाइम है। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेशन में बताइए कि कैसा आपको लगा है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।